अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद विक। हाल ही में मिशिगन की अदबी फ़िज़ा में एक ऐसे शायर का इजाफ़ा हुआ है जो इल्म और अदब के हवाले से एक मुस्तनद नाम रखते हैं। आपकी ये एक शेरी मजमुआ शाया हो चुका है, दूसरा शेरी मजमुआ ज़ेर तरतीब है, एक नस्र की किताब खाकी खाके के नाम से शाया हुई है जो कि इनके हम असर अदीबों के खाकों पर मबनी है और 1999 में उसे मुमताज़ मुफ्ती अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ ये अपनी स्वाने उम्री नॉस्टैल्जिया के नाम से इनकी एक किताब आ रही है जो कि किस्तवार फेसबुक पर भी शाया होती रहती है, ये करते रहते हैं और बहुत जल्द ये किताबी शक्ल में दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ ये फेसबुक पर इनका एक अपना ग्रुप है हरफ और सौत, उसको बहुत कामयाबी से चला रहे हैं जो कि उर्दू अदब की तरवीज के लिए एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है। आजकल इस ग्रुप में एक इवेंट चल रहा है, मेरी नुमाइंदा नज़्म। उस नज़्म को शोरा अपनी जो शोरा समझते हैं उनकी नुमाइंदा नज़्म है, वो इस ग्रुप में उन्होंने भेजी हैं और इस दिसंबर के शुरू में वो इवेंट शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक तकरीबन इसमें 50 के करीब शोरा की नज़में शाया हो चुकी हैं। इन नज़मों पर शोरा ने भरपूर तबसरे भी किए हैं, ज़्यादातर मस्बत बातें सुनने में देखने में आई हैं। तनकीदी हवाले से बहुत कम गुफ्तगू हुई, तामीरी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई और कुछ ऐसे शोरा के नाम भी सामने आए जिनको कम से कम मैंने नहीं पढ़ रखा था। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जब से आप यहाँ मिशिगन में तशरीफ़ लाए, मैं तब से कह रही थी कि हम एक नशिस्त रखते हैं, बातचीत करते हैं, तो आज बिलाखिर मौका मिल गया। तो आपकी ये दूसरी हिजरत मैं कहूँगी, एक पाकिस्तान से सऊदीया, दूसरी सऊदीया से अमेरिका। गर्म इलाका छोड़ के सर्द इलाके में आना कैसा लगा? आप ये समझ लें किस तरह सर्द और गर्म चशीदा होने का मौका मिला। गर्म और सर्द। गर्म और सर्द, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा। मैं पहले आ चुका हूँ, पिछले 4-5 साल से मैं वैसे तो आ रहा हूँ। तो उसके बाद पिछले साल हम माइग्रेट कर गए, लेकिन कोई 3-4 महीने यहाँ गुजारने के बाद दोबारा मैं सऊदी अरब चला गया। मैंने कहा चले 1 साल और वहाँ पे गुजार लें। मेरी जॉब वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इस दफ़ा मुस्तकिलन यहाँ पे। तो मिशिगन आने के बाद आपको यहाँ की अदबी फ़िज़ा कैसा लगा आपको? कुछ मतलब बनिस्बत वहाँ के जहाँ से आप यम्बू सऊदी अरब से आप आए हैं, तो नहीं, वहाँ के मुकाबले में तो यहाँ काफ़ी तहरुक है। अच्छा। यम्बू एक छोटा सा शहर है और वहाँ पे हमने एक अदबी तंजीम भी कायम की थी जिसका नाम सरीर खामा था। सरीर खामा। तो लेकिन वो बहुत से लोगों को, उसमें 2-3 लोग थे जो थोड़े से कुछ एक्टिव थे, लेकिन ज़्यादा लोगों को ज़रा पुश करके उसकी तरफ लाना पड़ता था। सही सही। तो तवातर से उसके इजलास नहीं हो पाते थे, कुछ अदबी सरगर्मियाँ होती थी। सही। तो मतलब दूसरे शहर हैं जैसे जद्दा है, रियाद है, दमाम है, वहाँ पे कुछ अदबी सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, वो मराकज़ ज़्यादा बड़े हैं। यम्बू छोटा शहर था रिलेटिवली, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो यहाँ तो मैं जब से आया हूँ कहीं ना कहीं तो मैं शिरकत कर रहा हूँ, लोग बुला रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बेटर। अच्छा, हम कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स के मिशिगन को मैं एक अदबी हवाले से एक डेड स्टेट कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गिनती के 4 शायर हैं जिनमें से 3 हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है और एक नाचीज़। और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है। बहुत शुक्रिया। मैं असल में मैं ये समझता हूँ कि अदब का और अदब की किसी भी सिर्फ का बुनियादी तौर पे तो कोई जोग्राफिया नहीं होता। बिल्कुल। वो सरहदों से माबरा होता है। और भारत में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, आप जानते हैं, हम सबके मुश्तरक दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे अदीब हैं, तमाम असनाफ में बहुत अच्छा लिखते हैं। और यहाँ आके पर्टिकुलरली अपने पाकिस्तान से बाहर निकल के
तो आप महसूस करते हैं कि ये ज़रूरतों के फ़र्क वैसे भी मिट जाते हैं। बिल्कुल। तो असल में किसी भी मरकज़ का मुतहर्रिक होना वो इस बात पे मुनहसर है कि वहाँ हम ख्याल लोग जो हैं, खुश ज़ौक़ लोग जो हैं और तख्लीकी ज़हन रखने वाले लोग, उनकी तादाद कितनी है। मसलन अगर आप ह्यूस्टन की बात करें तो ह्यूस्टन में तो 1 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। सही। इतनी ही तादाद में इंडियन भी हैं शायद। तो नेचुरली वहाँ इतनी जब आबादी होगी तो उसमें से 1% भी निकालें तो कुछ ना कुछ तो बाज़ौक़ लोग निकल के आएंगे। इसी तरह टोरंटो है ये हमारे साथ यहाँ पे, वहाँ देखिए कितना बड़ा मरकज़ है। न्यूयॉर्क में वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक होता जाएगा। जी, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ये है कि अब आपकी देखा देखी शायद कुछ और लोग भी आ जाएं यहाँ पर। ये है। अच्छा, आजकल जो आपके भी देखने में आया है, मेरे भी देखने में पिछले चंद एक बरस से आ रहा है, सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पे फेसबुक पर हमारे नए कहने वालों की, शायरी करने वालों की बहुत, एक जैसे कहते हैं ना, एक खेप उगाई है। बहुत ज़्यादा शोरा सामने आ रहे हैं। यकीनन सोशल मीडिया से पहले वो कह रहे ही होंगे, हम तक उनका कलाम नहीं पहुंचा। अब जब वो मंजरे आम पर आए हैं तो हमें लगता है कि एकदम से कहीं से वो उग आए हैं। एक चीज़ जो उनके कलाम में मुझे महसूस होती है, एक इल्म और अदब का फुकदान है, मुताले की कमी बाज़ दफ़ा नज़र आती है, और जो उनकी कोशिश होती है कि रातों रात सब तक अपना नाम बना लिया जाए। ज़्यादातर उनकी जहन में ये बात होती है। तो ये अच्छी बात है या मनफी साइड पे जाती है? दोनों चीज़ें। मुस्बत पहलू इसका ये है कि अगर हम थोड़ा सा इसका कैनवस बड़ा कर लें, फेसबुक पे ओवरऑल बात कर लें कि फेसबुक पे लोग जो फेसबुक की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से अदब तक लोगों की रसाई हुई है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत पहलू है उसका। सही। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब देखें, मसलन मैं जब सऊदी अरब आया 2008 में मैं सऊदी अरब गया, उस वक्त तक फेसबुक इतनी आम नहीं थी। कुछ अर्से बाद फेसबुक आम होना शुरू हो गई। मैं जब पाकिस्तान में था तो ज़ाहिर है कि मैं ज़्यादा मुतहर्रिक था, फ़ाल था, दोस्तों से मुलाकातें रहती थी, तकारीब में शिरकत रहती थी, मुशायरा में होते थे, टीवी, ये सारी चीज़ें वो चलती रहती थी। सही। लेकिन जैसे मैं वहाँ से हिजरत करके सऊदी अरब गया तो वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन के ज़राए नहीं थे और वसाइल नहीं थे। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वाहिद रास्ता मुझे यही नज़र आया कि फेसबुक पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, और फेसबुक पे जब मैं एक्टिव हुआ तो मैंने देखा कि हर अहम शायर तकरीबन मौजूद, और हर अहम अदीब जो है वो फेसबुक पे मौजूद है। उनके पेजेस भी हैं, वो उनकी वॉल्स पे चीज़ें भी पोस्ट होती हैं, वो इंटरेक्ट भी करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि फिर जो नए सीखने वाले लोग थे उन तक भी रसाई हुई, उनकी चीज़ों तक भी रसाई हुई। वो जो एक इंस्पिरेशन का अमल होता है, फिर उसके मुताबिक फिर लिखना, वो भी उनको हासिल हुआ। तो उनके ज़ौक़ की तरवीज भी हुई और तरबियत भी हुई। ये एक मुस्बत पहलू था। सही। एक और मुस्बत पहलू उसका ये है कि मुझे याद, मैं तो खैर छपने में हमेशा बहुत ही सुस्त रहा हूँ, तो लेकिन जब वो लोग अदबी पर्चों में पहले एक अपनी चीज़ें तख्लीक़ात भेजा करते थे तो ख़त के ज़रिए भेजते थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसका इंतज़ार होता था, फिर वो पर्चा छप जाए, फिर उस पर्चे का उन तक पहुँचना, फिर उस पर्चे के बाद अगले पर्चे में लोगों के जो मरासलात आते थे उनमें उनकी राय पहुँचना, तो वो इट वाज एक लंबा प्रोसेस। हाँ जी। तो लोगों को फीडबैक उस तरह नहीं मिलता था। अब आप गज़ल लिखें, अफसाना लिखें, खाका लिखें, कुछ लिखें, क्लिक से आप वहाँ पे पोस्ट करें और 1 घंटे में आपको 100 हाँ जी बिल्कुल कमेंट्स मिल जाते हैं लोगों का। और लेकिन अब उसके मनफी पहलू ये मनफी यूँ है कि आम तौर पे वो जो कमेंट्स आपको आते हैं वो आपको मिसगाइड भी करते हैं कि हर आदमी वहाँ पे सुभान अल्लाह और वाह कह रहा होता है, और वो एक रिलेशनशिप का एक तरीका भी है बरकरार रखने का। दूसरा मनफी पहलू उसका ये है कि बहुत से लोग जो आपने जिस मशरूम ग्रोथ का जिक्र किया कि बहुत से वो शायर और शायरात जिस तरह उग आए हैं, उनकी हल्का जाती तरबियत हुई हल्कों में। मसलन मुझे याद है कि जब हम हल्कों में जाया करते थे तो किसी भी तख्लीक पे भरपूर गुफ्तगू होती थी, उसके महासन, उसके अयूब, उसके तमाम तर पहलू जो हैं उन पे बारीक बीनी से उनका जायजा लिया जाता था। गर्मा गर्म गुफ्तगू भी होती थी, मुतनासिब भी होती थी, मौजू भी होती थी, मतवाज़न भी होती थी, लेकिन उन हल्कों की तनकीद से आदमी बहुत कुछ सीखा। मैं समझता हूँ हमने तो बहुत सीखा।
फेसबुक पे इस किस्म की चीज़ों का इंतज़ाम नहीं है। और बदकिस्मती से जो अमूमी तौर पे जो ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे भी आज से चंद साल पहले एक हमारा फेसबुक ग्रुप था, सऊद उस्मानी, नसीम सैयद, मैं, हमीदा शाहीन, ये लोग, हम और भी कुछ दोस्त थे। तो हम एक जगह वो उस पे थे, उसका नाम था हर्फकार। तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा इस चीज़ की बुनियाद रखी थी कि वहाँ पे तख्लीक पेश की जाती थी और उसके बाद उस पे तनकीद के लिए लोगों को दावत दी जाती थी और फिर एक वक्त होता है, एक हफ्ते के बाद उस गुफ्तगू को समेट लिया जाता है। तो ये चीज़ होती थी। अब फेसबुक पे इसका एहतमाम नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग, ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, हर लिखने वाले के साथ होता है कि वो किसी दिन देखता है कि उसकी एक नज़्म या उसकी गज़ल या उसका अफसाना या खाका या कोई भी चीज़, नज़्म शायरी पे ज़्यादा हाथ साफ होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी वॉल पे पोस्ट की होती है और सितम ज़रीफ़ों ने बाज़ औक़ात तो अपना नाम लिखा होता है, बाज़ औक़ात तो शायर का नाम भी नहीं लिखा होता और दाद समेट रहे होते हैं। बिल्कुल, ये हादसा मेरे साथ। तीसरी चीज़ मैं एक और उसमें जिक्र करूँ, उसमें एक नुकसान उसका ये है कि शायरी का शौक़ ज़्यादा पैदा हो गया नौजवान लोगों में, लेकिन शायरी की जो तकनीक है उसको समझने की किसी ने ज़हमत दोबारा नहीं की। अब फेसबुक पे जो एक आम जो एक लेमैन है जिसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अच्छा शेर क्या है और बुरा शेर क्या है, अच्छी नज़्म कौन सी है और बुरी नज़्म कौन सी है, वो हर तख्लीक को, हर शेर को या हर गज़ल को या हर नज़्म को सराह रहा होता है और उसके लिए ये फ़र्क करना मुश्किल हो गया है कि फ़राज़ कहाँ खड़ा है और एक वो आम जो बच्चा है वो कहाँ पे खड़ा है। तो ये इस किस्म के नुकसानात हैं। तो और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हम समझते हैं। तो आपके नज़दीक ये तख्लीकी ज़हन, डेफिनेटली जो नौजवान नस्ल लिख रही है उनमें तकनीकी पहलुओं से उनके पास इतना मुताला नहीं है, वो हलकों में नहीं गए, उनकी उस तरह तरबियत नहीं हो पाई। तो ये तख्लीकी ज़हन जो उनके पास मौजूद है, ये उस तरह उनकी तरबियत हो नहीं पा रही है। तो ये उनको क्या मशवरा आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो तख्लीक के लिए मुताला है। किसी भी चीज़ का भरपूर मुताला, मतलब आप अगर शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो संजीदा शुरा को पढ़ें, बड़े शुरा को पढ़ें जिनसे आदमी लर्न कर सकता है, जिनसे सीख सकता है। क्लासिकल शुरा से लेके, असातिज़ा से लेके इस नस्ल तक के शुरा को पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर वो जो अंदर एक उसके शौक़ के सोते फूटते हैं, फिर वो देखें, फिर वो चीज़ को जानने की कोशिश करें। तख्लीकियत तो आपको पता है कि शायर तो बॉर्न होता है, जो महबूब ख़ज़ान ने प्रॉब्ली कहा था कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं होता। तो अगर वो शायर हैं तो औज़ान की पहचान भी और आपका अरूज सीखना ज़रूरी नहीं है, आपका टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है, लेकिन गलती का इदराक होना भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ आप गलत हैं और जहाँ आप गलत हैं उसको तस्लीम कर लें और उसके लिए आप सीखने की कोशिश करें। तो उनको चाहिए कि पढ़ें, मुशाहदा करें और फिर देखें कि असल में, और फिर अगर वो कहीं पे समझें कि उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की इस्लाह की, तो फिर उसकी इस्लाह के लिए किसी अच्छे शायर से रब्ता करें। लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि अगर वो शायर नहीं हैं तो उन्हें इस ख्वाहिश में हलकान नहीं हो जाना चाहिए। शायरी के अलावा भी दुनिया और ज़िंदगी मौजूद है। सही, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, दुरुस्त समत में इशारा किया। आजकल कुछ ऐसा रिवाज चल पड़ा है कि शायरी ख़रीद कर शायर बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। बहरहाल अच्छा, एक बात मैं अक्सर सोचती भी हूँ और कभी किसी से इस पे बात नहीं की। दिखने में आता है कि हम अक्सर अच्छी शायरी पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। अच्छी शायरी के लिए आप फ़लाँ शायर का मुताला करें, फ़लाँ को पढ़ना बेहद ज़रूरी है अपनी ज़हनी तख्लीकी ज़हन की नशोनुमा के लिए। बहुत से मतलब हम भी, एक बुरी शायरी भी है, अच्छी शायरी और बुरी शायरी। अच्छी शायरी सबको पता है कि एकदम से वो अच्छी शायरी क्या है, उस पर सब बात भी करते हैं। बुरी शायरी पे बहुत कम बात की जाती है। मैं समझती हूँ कि उस बुरी शायरी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो अच्छी शायरी बनने से रह गई। क्या उनके लिए किया जा सकता है कि वो अच्छी बल्कि बहुत अच्छी शायरी मानी जाए? देखिए, शायरी मतलब बेवज़न चीज़ तो शायरी होती नहीं है।
मतलब वो उसको तो हम शायरी कह ही नहीं सकते। बुरी शायरी की अगर कोई पहचान रखनी है, आपने इस एपिथेट को अगर कहीं पे चस्पा करना है, तो वो मुख्तलिफ उसकी सूरतें हो सकती है। एक तो देखें, ऐसी शायरी है जिसको हम इंग्लिश में नॉनसेंस लिटरेचर कहते हैं, कि जिसका मतलब वो इलाहियात से उसका ताल्लुक आ जाता है, वो चीज़ें उसमें शामिल ही नहीं होती, संजीदा या अदबी आलिया में उसका शुमार नहीं होता, उसको भी आप बुरी शायरी कह सकते हैं। उसके अलावा ऐसी शायरी भी होती है जहाँ पे तराकीब के एतबार से, औज़ान के एतबार से, औज़ान नहीं मतलब आपसे कह सकते हैं कि इजहार के एतबार से, इबलाग के एतबार से जो कच्चापन जहाँ पे कहीं आ जाए। तीसरी चीज़ ये है कि वो शायरी है जो टेक्निकली तो साउंड होती है, लेकिन वो यहाँ दिल में नहीं लगती। मतलब अगर आप बहुत अच्छा लिबास पहना रहे हैं, लेकिन उस आदमी की शख्सियत या उसकी गुफ्तगू या उसके अतवार या उसकी तहजीब, वो आप उसकी शख्सियत से, उसकी अपीयरेंस से बिल्कुल ही लगा नहीं खाती, मेल नहीं खाती, और उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यकीनी तौर पे आप उसको एक अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि रूज सीख लेने से, औज़ान की पहचान हासिल कर लेने से, या वज़न में शेर कह लेने से आदमी शायर नहीं बनता। बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश में तबाह बर्बाद हो गए। बेशुमार ऐसे, नाम में किसी का नहीं लेता, बेशुमार ऐसे शुअरा हैं जिनकी बहुत सी किताबें, लातादाद किताबें, उनकी तादाद शायद याद भी करना मुश्किल हो जाए, लेकिन उनका एक अच्छा शेर किसी को याद नहीं। और कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जिनकी एक भी किताब नहीं होती और उनके कई शेर लोगों के ज़ुबान पे होते हैं, और वो एक शेर कहें तो फ़ौरन वो दिल में जा लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुरी शायरी की पहचान ही ये है कि उसका शेर किसी को याद ना हो। सही सही, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे इससे एक बात याद आ गई कि 2006 या 7 की बात है, मेरा पहला शेरी मजमूआ तेरे नाम के आज शाया हुआ। तो लाहौर में उसकी तकरीब थी जिसमें फ़रत बादशाह, तो वो सदारत कर रहे थे, तो मेरे साथ मेरी कज़न थी, तो बातचीत उनकी हो रही थी। तो फ़रत साहब मेरी कज़न से कहते हैं कि मेरी अब तक 60 किताबें आ चुकी हैं, 67। तो मेरी कज़न थोड़ी, क्या उसे कहते हैं, बरजस्ता जवाब कहते हैं कि अगर आप एक एक शेर एक एक सफ़े पे छापेंगे तो आप 100 किताबें ले आए। ये ऐसे मजाक का पहलू इससे याद आ गया। फ़रत बादशाह का वैसे आपने जिक्र किया, फ़रत बादशाह ने बहुत अच्छे शायर है, उन्होंने उनके पास बड़े अच्छे बहुत अच्छे उनका और वक्त के साथ उनकी शायरी में बड़ा निखार आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका वो शेर तो अच्छा है मेरे ख्याल में, मतलब लेकिन ज़ूदगो है, तो जब आप ज़ूदगो होते हैं तो फिर उसमें मसाइल भी आते हैं। बिल्कुल, उनका वो शेर तो डेफिनेटली, तू है सूरत तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, ये तो किसी रोज मेरे घर में होता शाम के बाद, अब ये शेर सबको याद है, सबको याद है, और यही फ़रत उनकी पहचान मैं समझती हूँ है। अच्छा, एक शायर होने के नाते हम बहुत जल्द दूसरे शोरा से इंस्पायर हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। उनमें सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक लिखने वाले के लिए, एक शायर के दिल के अंदर ये ख्वाहिश दबी होती है कि हम भी किसी को इंस्पायर करें। हम इंस्पायर हो भी रहे हैं और हम करना भी चाहते हैं। तो इन दोनों बातों को अगर हम देखें तो इनमें कौन सा अमल ज़्यादा आसान है? इंस्पायर होना ज़्यादा आसान है। इंस्पायर होना ज़्यादा आसान है इसलिए कि ये आपके तबी और फितरी मैलानात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शायर आपके दिल के ज़्यादा करीब है। हो सकता है कि कोई शायर जो है उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो, या उसका कैनवस उस लिहाज से बहुत बड़ा हो, या किसी पैगाम के अतबार से बड़ा हो। आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको इकबाल पसंद नहीं है। सही। वो हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आदमी शायर हो और इकबाल की नफ़ी करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, मतलब वो उनको हक है। अच्छा, मीर जो हैं, अब जिनको शहनशाह बादशाह शायद सुखन कहा जाता है, खुदाई सुखन कहा जाता है, मीर के पास भी बड़े बड़े बुरे शेर मौजूद हैं। आप नुस्खा मीडिया में से देखें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनका जो दीवान आपको नजर आएगा, हाँ जी, वो उसमें ऐसी चीज़ें आएंगी। कमज़ोर शेर सबके पास होते हैं, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि असल में कौन सा शायर आपको, आपकी फितरत, आपकी तबा, आपके पसंद, आपके ज़ौक़ के मुताबिक है। सही। और जो फ़ज़ा वो तख्लीक करता है, किस हद तक आप उस फ़ज़ा में सांस लेते हैं,
آپ اس میں رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں انسپائر آدمی ہو جاتا ہے۔ انسپائر کرنا شعوری کوشش سے نہیں ہوتا، مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہو جائیں اور ایک رات میں یا ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں، تو وہ میرے اختیار میں بھی نہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی تخلیق میں کتنی جان ہے، اس کی نمو پذیری کتنی ہے، اس کی اپیل کتنی ہے، اور اس میں اصل میں وہ سنسیریٹی کا فقدان تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شہرت ملنا، لوگوں کا متاثر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، صحیح کہ کس کو کتنی محبت ملتی ہے، کتنی عزت ملتی ہے، کتنی شہرت ملتی ہے، یہ تمام چیزیں نصیب سے آتی ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور جو رجحان تو خیر میں نہیں کہوں گی، ایک بیہیویئر ہے جی جو کہ دکھنے میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے اکثر شعراء میں، کہ دوسرے کی نفی کر کے اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا۔ جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ کہیں زیادہ ان سے اچھا لکھنے والے ہیں، آج ان کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یکسر نفی کر دینا کہ جیسے ان کا وجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ رویہ خاصا حوصلہ شکن مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، ہماری شاعری میں گروپ بندی کا جو رواج پکڑا جا چکا ہے، یہ میرے خیال میں بہت منفی ہے، اس کا جو اثرات ہیں اس کے بہت زیادہ منفی ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا اس کی وجہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب یہ اس دور سے گزرتے ہیں اور مراحل سے بھی گزرتے ہیں، نفی کسی کی ممکن نہیں ہے۔ مطلب میرے، آپ کے یا کسی دوسرے شخص کے کہہ دینے سے کسی کی نفی نہیں ہو جاتی۔ جیسے ابھی ہم اقبال کی بات کر رہے تھے، اقبال کا پیغام نکال دیں، آپ کو مطلب اس کے نظریاتی وابستگی پسند نہیں ہے، وہ نکال دیں، آپ اس کے شعر سے کیسے، اس کے سیر سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ آپ غالب سے کیسے دور جائیں گے؟ آپ میر سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکیں گے؟ مطلب آگے فیض دیکھیں، مطلب ان لوگوں سے آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنا دامن چھڑا سکیں۔ اب کوئی بھی کسی کی نفی کرنا چاہے تو در حقیقت وہ اپنی نفی کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اچھا کہ آپ نے یہ بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں یہ ایک بہت ہی منفی رجحان ہے کہ جس کو بھی چار شعر کہنے آ جاتے ہیں یا اس کی پذیرائی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس کو شہرت مل جاتی ہے، تو وہ فوراً اٹھ کے کسی ایک کا اثبات اور ایک دوسرے کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ کہ انہوں نے ریاضت کی ہے، عمر بھر ان کا کام ہے، ان کا نام بنا ہے، اور اس میں صرف شاعروں کی بات نہیں ہے۔ مطلب اب ایک رواج چل گیا کہ جی کسی کوئی جون ایلیا کو رد کر رہا ہے، کوئی منیر نیازی کو رد کر رہا ہے، کوئی ایک ظفر اقبال کو رد کر رہا ہے، کوئی ظفر اقبال کے تتبع میں لکھتا چلا جا رہا ہے اور اسی کو سب کچھ مان رہا ہے۔ وہ پیغمبر نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ رجحان بہت ہی غلط ہے کہ اگر آپ کسی بھی سینئر کی نفی کریں اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب رویہ ہے، اور اس طرح کا وہ کام بہت زیادہ، یہ روش بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو سینئر ہیں، آپ ان کے شعر سے متاثر نہیں ہوتے، نہ ہوں، آپ ان کے لکھے ہوئے ادب سے متاثر نہیں ہوتے، تو آپ کو کوئی جبر نہیں کرتا، آپ پہ کوئی اس قسم کی وہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ احترام کرنا، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو اس سے کبھی بھی کسی طرح وہ نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، ایک اور بھی، یہ تو سینئرز کے حوالے سے بات ہو گئی، بعض دفعہ سینئرز جونیئرز کو اس لیول پہ آ کر ان کی پذیرائی کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ بات پھر میرے خیال میں وہی آ جاتی ہے کہ کسی کے نفی کر دینے سے کسی کی نفی نہیں ہوتی، ان کا جو کلام ہے، جو کام ہے، وہ خود ڈیفینیٹلی بولتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ جو لوگ نفی کرتے ہیں وہ خوفزدہ ہے، ان کی، میں یہ کہنے لگی تھی کہ ان کی ذاتی کمزوری ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر آپ کی بات کی قطع کلامی نہیں ہو رہی، حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنا توانا شعر، خاص طور پہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے، بالکل شاعر، لڑکے لڑکیاں، نوجوان جو ہیں، اتنا خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں، اور ایسے مختلف ذائقوں سے آشنا کرتے ہوئے اور مختلف لہجوں کے اشعار اور تیور کے نئے رنگ اور نئے انداز سے وہ
मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो उर्दू शायरी का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तमाम तर जोर शायरी पे है, नसर पे नहीं। नसर पे नहीं, उससे लोग जो है वो पता नहीं क्यों इज्तनाब कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल ये समझते हैं कि हो सकता है, मतलब डेफिनेट बात नहीं है नसर, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है, रियाजत मांगती है, रियाजत मांगती है, उसको समझना, उस पर ग्रिप करना, वो थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। जबकि शायरी में गज़ल पढ़ी, शेर पढ़ा, नज़म पढ़ी तो वो फ़ौरन अपना असर कर देती है, उसको वो इम्पैक्ट जो है इसका फौरी असर है उसका, तो शायद एक ये वजह हो सकती है। अच्छा, एक और बात, नज़म की हम बात कर रहे थे, और नज़म क्या है? नज़म तो इटसेल्फ इसका जो नाम है वही इसकी तारीफ है सबसे बड़ी। किसी भी चीज़ को पाबंद कर लेना, नज़म कर लेना, एक तरतीब में ले आना। एक तो ये मानवी तारीफ तो फ़ौरन हमें, लुग़वी तारीफ हमें मिल जाती है उसकी, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नज़म जो है वो शायरी की एक ऐसी तवाना सिन्फ है कि जिसमें मफ़हूम की एक इकाई हमें मिलती है, एक शेर में भी मिलती है, सही, लेकिन सही। इसमें ज़रा हमें तवालत महसूस होती है, उसका अपना रिदम है, उसकी अपनी तरतीब है। तो एक ख्याल को एक शेर से हट के, रदीफ काफियों की पाबंदी से हट के, अपने रिदम में, अपनी तरतीब में, उसकी भी डिफरेंट शक्लें हैं। नज़म की भी एक सूरत नहीं है, नज़्म मोरा भी थी, पाबंद नज़म भी थी, उसके बाद आज़ाद नज़म आई, फिर गैर उर्दूज़ी नज़म आई, बहुत से उसकी डिफरेंट उसकी है, तब जो है वो डिफरेंट अशकाल हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन वो जब एक ख्याल की वादत को लेके जब नज़म आगे चलती है और अपनी पीक पे जब वो ख्याल मुकम्मल तौर पर कन्वे हो जाता है और एक तख्लीकी इबहाम छोड़ते हुए जहाँ नज़म ख़त्म होनी चाहिए, पीक पे जब नज़म उसको छोड़ दी जाए तो वो नज़म है। तो अगर नज़म की वजाहत होना शुरू हो जाए और गैर ज़रूरी आदमी, असल में इसमें बहुत अहम चीज़ ये भी है कि वो वजाहत कहाँ पे आती है, कहाँ, बिल्कुल वो देखना ये है कि क्या आपने अलामात और इस्तारों से, तशबीहात से या तलबीहात से या तारीख़ी उन रेफरेंसेस से अपनी बात कन्वे कर ली है, और अगर आपने कन्वे कर ली है तो आप उसको वहाँ छोड़ दें। फिर कुछ चीज़ें आप कारी तक भी पहुँचे, एक जो बाशऊर कारी है कि वो किस हद तक उसकी तफहीम करता है। चीज़ को लिंगर ऑन कौन करता है कि जिसको ये शऊर नहीं होता, जो ये तमीज़ नहीं कर पाता कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ या कौन सा मिसरा या कौन सी लाइन गैर ज़रूरी है और उसे शामिल नहीं करना। वो कहते हैं ना कि ये जानने से कि क्या शामिल करना ज़रूरी है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या शामिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ये हमें बड़ा बहकाते हैं, सही, ये मिसरे बड़ा बहकाते हैं, बाजू का तरकीब बहकाती है मुख्तलिफ किस्म की। तो उनसे दामन छुड़ाना कि असल चीज़ क्या है कि जब वो मुकम्मल तौर पे वो नेल को हिट करना, हैमर करना, एग्जैक्टली जो है दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। अच्छा, बात वही आ जाती है कि नज़्म अपना पूरा मतन पहली सतर से लेकर आखिरी तक उसमें 10, 5, 20, 15 जो भी है लेके चलती है। उसके मुकाबले में जब हम गज़ल का एक शेर कहते हैं, दोनों मिसरों में वो पूरी कहानी दरिया को कूजे में बंद करना ही होता है। तो आसान, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आसान कौन सा है, लेकिन कंपैरेटिवली आपके नज़दीक शेर दो मिसरों में वो आसान है एक शायर के लिए या नज़्म? रुझान में समझती हूँ कि शायद जो ख्याल है वो खुद, मैं जो शायद पूछना चाह रही हूँ वो ये कि नज़्म कब होनी, शायर को कैसे पता चलता है कि अब मुझे इस पे नज़्म लिखनी है या ये शेर में मैं अपने ख्याल को समा दूँ? दो मिसरों में बात समेटो, लंबी बात का मकसद क्या? क्या कहें? सच्चे शेर में तुलने वाले हर्फ नगी हो जाते हैं। क्या बात। तो असल चीज़ ये है कि आपने शेर को, अपनी बात को, अपने मफहूम को, अपने ख्याल को आपने कैसे अदा कर लिया। शेर कहना इतना आसान नहीं, दो मिसरों में मुकम्मल तौर पे बात को लेके आना और पूरी तरह उसका इबलाग भी कर देना और ख्याल की उपज समेत उसको लेके आना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कमाल है। नज़्म में आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है, आप थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी होती है, आप बात कह सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच करने की भी एक हद होती है, मतलब उसमें कहाँ पे जाके आप उसको छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी शायर पे डिपेंड करता है कि शायर कितना चाबक दस्त है, कितना हुनरमंद है, कितना ज़ीरक है,
कि वो कौन सी चीज़। अच्छा शायर नज़्म भी उतनी अच्छी कहेगा और गज़ल भी उतनी अच्छी कहेगा, वैसा ही कसा हुआ चुस्त मिसरा कहेगा, और अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त ऐसी होगी कि एक लफ्ज़ भी बल्कि एक हर्फ भी शायद भर्ती का महसूस नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है मेरे ख्याल में। मैं तो खुद चूँकि दोनों में कहता हूँ, मैं अपने आप को वहाँ तो शुमार नहीं करता, मैं बहुत मामूली शायर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आदमी सहूलत जहाँ पे महसूस करता है बाज़ औक़ात किसी। अब देखें, अब ये इसमें बीच में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो गैर रोज़ी नज़्म की हम बात करते हैं, चूँकि हम बात ये कर रहे हैं कि कहाँ पे आदमी सहूलत महसूस करता है। कुछ अर्सा पहले तक मैं समझता था कि जिसको नसरी नज़्म कहा जाता है कि गैर रोज़ी नज़्म जो है उसका शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसकी उठान जो है वो बहुत पहले मगरबी लिटरेचर 19वीं सदी में इवन हो चुकी थी, जब वर्ड्सवर्थ उनके साथियों ने थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन में भी उसका बहुत तफसील से जिक्र आया। तो ये चीज़ें वो सारी आ चुकी थी। हमारे मुआशरे में ये 20वीं सदी में आई, जो इब्तदा में जिन लोगों ने लिखी, अनीस लागी और दूसरे लोगों ने जब उसको लेके वो चले, तो नसरी नज़्म या गैर रोज़ी नज़्म उसमें आई। लेकिन अब फ़र्क ये है कि अगर एक बहुत अच्छा शायर जो कि पूरे आहंग के साथ औज़ान में बहूर में रहते हुए अपने आप को मनवा चुका है और बहुत अच्छी गज़ल कहता है, उसकी पहचान है और हम जानते हैं कि वो बहुत तवाना शायर है, वो अगर गैर रोज़ी नज़्म की तरफ आता है तो इसका मतलब है कि किसी वो शायराना या नीम शायराना मजबूरी के तहत नहीं आया, वो उस तजुर्बे को अपना रहा है और उसकी भी मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि गैर रोज़ी नज़्म की ज़रूरत। आप देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बात कहना चाहते हैं, अब मैं आपसे कोई बात कहना चाहूँ जो फौरी तौर पे बहुत बेसाख्तापन जिसमें हो, मैं फौरी, अब मेरे पास बैठे बैठाए शेर नहीं है, हम जानते हैं शेर कहने का एक अमल है, वो वक्त मांगता है, तो वो मैं शेर में नहीं कह सकता, हो सकता है मैं इस वक्त नज़्म भी ना कह सकूँ, लेकिन मैं उस नसरी हुस्न को शायद तरतीब व चंद फिक्रों में, चंद जुमलों में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो जब आप समझते हैं कि आपकी तख्लीकियत बहुत वफूर करके आती है, जब आप समझते हैं कि बाज़ औक़ात आपके जज्बात, आपकी वो जो एक अंडर करंट ऑफ इमोशंस है वो इतनी तवाना हो जाती है कि आपको फौरी तौर पे वो सांचे जो हैं, जो शेर के या नज़्म के या उरूज़ के या बहर के, वो आपको दस्तयाब नहीं होते, तो ऐसे वक्त में वो आपको गैर रोज़ी नज़्म आपका साथ देती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसमें कितनी तरतीब है, कितना हुस्न है और उसका अपना एक रिदम है और कहाँ से सिरा पकड़ना है, कहाँ से सिरा उसका छोड़ना है। तो मैं बाकायदगी से गैर रोज़ी नज़्म नहीं कहता, लेकिन मैं उनसे हज़ उठाता हूँ और उसको मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, उसकी तहसीन करता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी, मैंने भी हाल ही में चंद एक गैर रोज़ी ये नज़में कही हैं, और बल्कि इस हवाले से जो हमारे नौजवान शोरा हैं, नए लिखने वाले, शायद वो ये समझते हों कि नज़्म लिखना बनिस्बत गज़ल के ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूम है, अपने ख़यालात के इजहार की ज़्यादा हमारे पास जगह तो सी है, लेकिन नज़्म लिखना आसान काम नहीं है। नूनी रशीद जैसी नज़्म लिख के दिखाए, मजीद अमजद जैसी कोई नज़्म लिखे तो फिर मान लिया जाए कि हाँ जी वो स्पेस है। तो कैसे देखें ना, एक एक चीज़, एक लाइन होती है, अब जहाज़ात जैसी नज़्म कहाँ से आई? तो कोई वो लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इकबाल ने कहा था ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, तो उसमें पूरे का पूरा दाखिल होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस नज़्म उठाएं और वो कह लें और ठग से फेसबुक में लिखें और 400 कमेंट्स भी आ जाएं तो आप समझें कि मैं तो बहुत कामयाब शायर हूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात का मैंने तजुर्बा किया है, नज़्म को समझना जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी गई है, ये भी बहुत कम ऐसा होता है कि वो पूरी की पूरी सतर बाय सतर कारी पे खुलती जाए, उसको समझना शुरू से लेकर आखिर तक, उस उन्वान को कि किस कॉन्टेक्स्ट में नज़्म कही गई है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उन्वान कुछ होता है, मशरिक़ है और जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है नज़्म वो मग़रिब है, वो कहीं से मैं जब कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहीं पे उनका कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आता है। हो सकता है ये मेरी फ़हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई जिस लेवल पे शायर ने जाके वो नज़्म कही है। तो इसमें कारी की फ़हम का मसला है या शायर ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये बात मेरी तो समझ में आ रही है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ,
बीइंग अ पोएट, लेकिन क्या अगर दूसरा पढ़े तो क्या उसको ये बात कनेक्ट करेगी आपस में? मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा शायर इस बात की रियायत ले जाता है और वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रखता है। सच है क्या? ये फिर डिपेंड करता है कि नज़्म का अपना पेडेस्टल क्या है। नज़्म जो है वो तख्लीकियत के किस दर्जे पे फाइज है। लेकिन अगर तो वाकई नज़्म बड़ी है तो फिर तो उसकी बहुत सारी परतें होंगी, और फिर उसकी नज़्म की तफहीम करना कारी पे भी मुनहसर है कि कारी का अपना शऊर कितना बालिग है, कितना उसका इल्म है, कितना उसका मुताला है, कितने तारीख़ी हवालों से वो वाकिफ़ है, वो नज़्म की उस बैकग्राउंड से किस हद तक वो जानता है, उसको उसकी शनाख्त किस हद तक उसको हो सकी है, इस पर भी होता है। और फिर असरी हवालों से भी कि नज़्म जो है वो कहाँ जा रही है और उसका ट्रेंड क्या है और किस हद तक उसको इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन अगर वाकई बड़ी नज़्म है और उसकी तफहीम एक से ज़्यादा होती है तो मेरे ख्याल में तो ये उस नज़्म की या किसी भी तख्लीकी कामयाबी है। हैमलेट देखें, शेक्सपियर का इतना मशहूर ड्रामा है, सही। उस पे सैकड़ों के हिसाब से किताबें लिखी गई, मज़ामीन लिखे गए उस प्रॉब्लम ऑफ हेलमेट पे, और वो कौन सा था हैमलेट पे कि टू बी और नॉट टू बी। सही। अब वो प्रॉब्लम जो था वो अनरिजॉल्व था और आज तक एक ऐसा डिस्प्यूट है कि वो जो उसने एंटिक डिस्पोजिशन थी उसकी, वो उसने अडॉप्ट की हुई थी, उसके ऊपर डिड ही पुट इट ऑन, या वो वाकई उसका पागलपन था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनरिजॉल्व रहती हैं और उनको अनरिजॉल्व ही रहना चाहिए, क्योंकि शायद उनकी खूबसूरती इस चीज़ में है। कोई ये शायरी अब और या अदब 2 जमा 2 4 तो है नहीं, बिल्कुल। इसमें तो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सही। तो हमारा अपना हिसाब है, मुझसे क्यों ना चले। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की। बाज़ दफ़ा अक्सर मुशायरों में जब जाना होता है तो यहाँ पे बनिस्बत पाकिस्तान के यहाँ पे जो तरबियत है हलकों का, जो फुकदान मैं कहूँगी, उस जिस तरह पाकिस्तान में हर शहर में हल्का मौजूद है, अमेरिका में यहाँ पे नहीं है, मिशिगन में तो बिलखसूस नहीं है। तो जो शौकिया शायरी कर रहे होते हैं उनको अक्सर पढ़ने का भी डेफिनेटली मुशायरों में शौक़ होता है, तो जब वो आके पढ़ते हैं सामने तो मैं अक्सर मुझे क्या हंसी भी आती है। उनको बताया जाता है कि इस तरह पढ़ना है तो वो रूज़ी हिज्जों के साथ अपने मिसरों को पढ़ रहे होते हैं। तो शेर अच्छा भी हो सकता है लेकिन वो उनकी जो डिलीवरी होती है वो शायद उसका जो इम्पैक्ट जिस तरह होना चाहिए वो अदा नहीं हो पाता है, तो वो बेचारे मात खा जाते हैं। ये अक्सर होता है। ये खैर ऐसी मैंने बात कर दी। नज़्म की आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। एक हम कहते हैं कि फ़लाँ शायर गज़ल का शायर है, फ़लाँ शायर नज़्म का शायर है। कौन सी चीज़ आपको गज़ल का शायर बनाती है और कौन सी चीज़ आपको नज़्म का शायर बनाती है? मेरे ख्याल में तो तखसीस करना बड़ा मुश्किल है। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने एक शायर ऐसा नहीं देखा कि जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे शायर की बात करूं, जो सिर्फ गज़ल कहता उसने ज़िंदगी भर नज़्म न कही हो, या जो सिर्फ नज़्म कहता उसने गज़ल न कही हो। और एक अच्छा तवाना शायर अगर गज़ल का तवाना शायर है तो नज़्म का भी तवाना शायर होगा। ये उसकी अपनी सोच है या उसकी अपनी तरजीह है कि वो नज़्म पे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है, या नज़्म की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, या शेर की तरफ वो ज़्यादा आना चाहता है, या गज़ल को अपनी पहचान बनाना चाहता है। अब उसमें थोड़ा सा मिजाज का भी फ़र्क होता है कि जो एक ख़ास हुस्न तग़ज़्ज़ुल है वो किसी शख्स के अंदर वो ज़्यादा होता है, उसकी तरफ मैलानात ज़्यादा होते हैं, उसको गज़ल ज़्यादा महबूब रखती है और वो गज़ल को ज़्यादा महबूब रखता है, उसकी वजह से उसमें बात कहना चाहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नज़्म को ही अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और उसी पहचान की हैसियत से वो जिंदा है। अच्छा, ये शौरी कोशिश में कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, शौरी नहीं है, मतलब उसमें एक फितरी रुझान है उनका, सही। और जो उनके दिल के ज़्यादा करीब हो उसमें वो ज़्यादा लिखते हैं। सही। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ से इसका बनाते, ये उनकी तरजीहात भी हैं और उनका अपना उस फॉर्मेट के साथ उनका अपना इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन है या उनकी मोहब्बत है और किस हद तक वाबस्तगी है। सही। अच्छा, आजकल मुताले पे भी हमने बात की। आप कौन सी किताब को ज़ेर मुताले है आजकल आपके? अगर यहाँ पे नॉस्टैल्जिया के अलावा आजकल तो मैं नॉस्टैल्जिया को ही फाइनलाइज, बल्कि वो पब्लिशर के पास ही मैं आजकल उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, एक आध दिन में इंशाल्लाह करके मैं वापस भिजवा रहा हूँ, तो ज़्यादा तो वहाँ पे है।
बदकिस्मती से यहाँ किताबों की दस्तियाबी भी एक मसला है, बिल्कुल तो ये मसाइल थोड़े से होते हैं। कुछ दोस्त किताबें अपनी भेजते हैं, जो कुछ मेरे पास एक आध किताब है, नाम मैं नहीं ले रहा सही क्योंकि सही वो फिर नहीं किसी नहीं की दोस्त, बिल्कुल क्योंकि बहुत सही से दोस्त मोहब्बत से किताबें भिजवाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बहरहाल मैं मामूल मेरा ज़रूर है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे मैं उसको फेसबुक से पढ़ूँ या मैं सही उसको अमेज़ॉन से पढ़ूँ या किसी भी तरह पढ़ूँ, तो कोई ना कोई किताब तो बहरहाल ज़रूर रहती है। ठीक। आप हर्फ सौद के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे? जी, आपने हर्फ सौद का जिक्र किया। हर्फ सौद हमने आज से चंद साल पहले इसको तश्कील दिया था। शाहीन काज़मी आप जानती हैं, बड़ी मरूफ अफसाना निगार है और अच्छी शायरा हैं। उन्होंने और मैंने मिल के इसकी बुनियाद रखी पहले आगाज़ में। जी जी। तो मकसद उसका ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिसमें पोस्टिंग की भरमार ना हो, और हम उसमें बहुत ज़्यादा कोई जो एक तस्वीर बनाई शेयर की और वो लड़कियों की और वो फ़ौरन टक करके वहाँ पोस्ट कर दिए, इस किस्म की चीज़ें हम अप्रूव नहीं करते, हम वहाँ पे वो नहीं लाते। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, और शायद हम किसी हद तक उसमें कामयाब भी रहे हैं, कि हम उसको एक कोशिश करते हैं कि उसका एक मयार बरकरार रहे, वो बावकार संजीदा फोरम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ उस पर इवेंट्स करवाए हैं, नसर के भी करवाए हैं, शायरी के भी करवाए हैं। इससे पहले हम मुख्तलिफ नसर के इवेंट्स भी करवा चुके हैं। ये नज़्म इवेंट से पहले मेरा पसंदीदा शेर, मेरी पसंदीदा गज़ल उसका हुआ था, और अभी मेरी नुमाइंदा नज़्म ये इवेंट चल रहा है। हमारे साथ और जो लोग शरीक हैं, मतलब बड़े अहम, शहनाज परवीन साहर हैं जो हमारे मुंतज़मीन में, फ़रा ख़ान हैं, अरशद महमूद हैं, डॉक्टर इफ्तिखारुल हक हैं, एक नौजवान है राउत ताहिर, ये हमारे मुंतज़मीन में है। और ये सारा टीम वर्क है कि जिसके साथ मिल के जो उसकी डिज़ाइनिंग होती है, वो मुझे ऐसा जो है कामिल वो नहीं कर सकता। मैंने तो सारी ज़िंदगी में एक सीधी लाइन खींचना नहीं सीखी, तो उसमें वो शाहीन काज़मी और फ़रा ख़ान है, वो बहुत अच्छा करते हैं। हर कोई सब काम तो नहीं कर सकता ना, तो वो उनके पास बहरहाल वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो बहुत मुतनव्वो उनकी दिलचस्पी और वो कर सकती हैं, उनमें सलाहियतें हैं। तो इसमें हमने कोशिश ये की कि हमने लोगों से, नज़्म गो शायरों से, उनकी अपनी नुमाइंदा नज़्म उनसे मांगी, और इस लिहाज से ये मुनफरद इवेंट है कि इसमें हर शायर ने अपनी नुमाइंदा, अगर इसका इंतखाब करना बड़ा मुश्किल होता है अपनी नुमाइंदा चीज़ का, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी नज़्म का इंतखाब करके खुद भेजा। जिसने हमें अपना इंतखाब खुद करके नहीं दिया या वो नहीं वो आया, वो नज़्म के बड़े शायर मौजूद हैं कुछ, बहुत कम, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। और हमने इस तरह, मतलब अगर हम चाहते हैं तो इस तरह फिर मजीद अमजद को भी शामिल कर लेते हैं नुमाइंदा नज़्म में, या नूनमीम राशिद को, इकबाल को, सबको, लेकिन हमने वो शामिल नहीं किया। जो लोग हयात हैं और जो अपनी नज़में खुद मुंतखब करके भेज रहे हैं, वो नज़में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त नज़्म की दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े नाम जो हैं, आपने देखा होगा कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, और न सिर्फ अपनी नज़में भेज रहे हैं, बल्कि उसमें बहुत ही मयारी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और नज़मों की तफ़हीम के एतबार से उनसे देखें कितनी बड़ी नज़में लग रही हैं। और मैं ज़ाती तौर पे पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि नज़्म का ये जो इवेंट है, ये बहुत ही मुनफरद इवेंट है, यूनिक इवेंट है, और इस लिहाज से भी यूनिक है कि बड़ी और कदावर नज़में जो हैं, वो लोगों की नुमाइंदा नज़में, वो एक जगह पे यकजा हो रही हैं, उन पे गुफ्तगू सिमट रही है। और उसमें अलमास शबी जो हैं, वो अपने रेडियो पे तमाम शायरों से उन्हीं की आवाज़ में वो नज़में रिकॉर्ड भी कर रही हैं। वो आपसे भी रब्ता करेंगे जब आपकी नज़्म होने चली जाएगी एक आध दिन में। अच्छा, हमारी भी आएगी। तो जी, तो वो सब जो है उनसे रब्ता करके उनकी नज़में रिकॉर्ड करती चली जा रही हैं, वो आवाज़ों का ख़जाना भी जमा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम बजा तौर पे हम खुश होने के नहीं, ये तो डेफिनेटली जो उर्दू अदब की तरक्की और तरोीज अमेरिका में, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ये नौजवान नस्ल जो है वो मुताले से महरूम रह जाते हैं। इस तरह सामने अगर ऑडियो में है तो वो उसको सुन सकते हैं। नज़्म शायद आपने जिक्र किया था कि इस इवेंट की नज़मों से मुंतखब करके शायद कोई किताब कुछ कराना चाहें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, इरादा भी है। देखिए अब उसमें जो रुकावटें वो दूर हो जाएं तो फिर वो ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप अपने कलाम से नवाजें
चले मैं शायर चंद के साथ अशआर गुफ्तगू है तो ये तो हो नहीं सकता कि शेर उसका तो हम सुनते सुनाते ही रहते हैं, लेकिन चले ये चूंकि फॉर्मेट का हिस्सा होगा तो मैं जी जो ज़हन में आ रहे हैं जी जी बिल्कुल, कुछ नज़्म अशार गज़ल जो भी, गज़ल के चंद अशआर। ठीक ठीक, शान, हम ऐसे मोजिज़े अपनी नज़र में रखते हैं, क्या कहने, वाह, हम ऐसे मोजिज़े अपनी नज़र में रखते हैं कि मावराए खबर भी खबर में रखते हैं। क्या कहने, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। कोई भी बात बनाने से बन नहीं पाती, वाह, कोई भी बात बनाने से बन नहीं पाती, अजब शिकस्तगी दस्ते हुनर में रखते। क्या कहने, अजब शिकस्तगी दस्ते हुनर कोई में भी रखते बात हैं। बनाने से बन नहीं पाती, वाह, अजब शिकस्तगी दस्ते हुनर में रखते हैं। संभाल रखते हैं दामाने दिल में उम्मीदें, वाह, संभाल रखते हैं दामाने दिल में उम्मीदें, अजीब लोग हैं दुश्मन को घर में रखते हैं। क्या बात है, बहुत वाह, वाह, अजीब लोग हैं दुश्मन दुश्मन को घर में रखते हैं, और फ़कीर लोग हैं लेकिन मिजाज शाहाना, वाह, फ़कीर लोग हैं लेकिन मिजाज शाहाना, तमाम इज्ज इसी कर्रो फर में रखते हैं। क्या कहने, क्या बात है, वाह, फ़कीर लोग क्या बोलता हुआ हैं शेर है। लेकिन मिजाज शाहाना, तमाम इज्ज इसी कर्रो फर में रखते रखते हैं। हैं। और हमें कभी भी, वो आपने हिजरत का जिक्र किया था, हमें कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता, हमें कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता, हम एक पाँव हमेशा सफ़र में रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू थी जनाब प्रोफेसर सलमान बासित से। इंशाल्लाह हम दोबारा एक और शायर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।